विद्यार्थी मित्रों, तृतीय वर्ष कला के लिए हमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है डीएससी तीसरा बी हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आधुनिक काल है। इसकी कुल मिलाकर 3 इकाई है। पहली इकाई में आधुनिक काल काव्य है, दूसरी इकाई में आधुनिक काल गद्य है और तीसरी इकाई में आधुनिक कालीन साहित्य की प्रमुख गद्य और पद्य कृतियों का संक्षिप्त परिचय। उसमें से दूसरा जो टॉपिक है जिसमें आधुनिक कालीन साहित्य की प्रमुख गद्य कृतियों का संक्षिप्त परिचय। इसमें पहली जो कृति है वो है कर्मभूमि, दूसरी है पहला राजा जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है, अंतिम अरण्य ये तीसरी कृति है जिसके लेखक है निर्मल वर्मा, आषाढ़ का एक दिन जिसके लेखक है मोहन राकेश, महिला आंचल इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु और शकुंतिका ये उपन्यास जिसके लेखक है भगवान दास मोरवाल। इन गद्य कृतियों में से एक कृति को आज हम देखते हैं जिस कृति का शीर्षक है पहला राजा। इस पहला राजा जो कृति है ये नाटक विधा के अंतर्गत आती है और इस नाटक के नाटककार अर्थात लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का हिंदी साहित्य के भीतर नाटककार के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा। शारदीय ये नाटक भी उनका बड़ा प्रसिद्ध रहा है, कोणार्क नाटक भी प्रसिद्ध रहा था। उनमें से एक नाटक है उनका पहला राजा। 1969 में इस पहला राजा नामक नाटक का प्रकाशन हुआ। ये नाटक 3 अंकों में विभाजित है और इस नाटक की प्रेरणा माथुर जी को अपने जो पहले लिखा हुआ जो नाटक है जिसका नाम है बंदी, उस नाटक से माथुर जी को प्रेरणा प्राप्त हुई। आधुनिक अन्योक्ति नाटक के रूप में लिखित इस रचना में, इस नाटक में महाराजा पृथु का जो पौराणिक उपाख्यान है उस पौराणिक उपाख्यान के माध्यम से माथुर जी ने आज की राष्ट्रीय समस्याओं को अपने भोगे हुए सामाजिक यथार्थ को चित्रित करने का प्रयास किया है। दूसरे शब्दों में अगर कहे तो महाराजा पृथु की कथा को आधुनिक राष्ट्रीय समस्याओं के साथ जोड़कर नाटककार ने इस नाटक में चित्रण किया है। स्वयं नाटककार कहते हैं कि इस नाटक में मुख्य पात्र और प्रसंग वैदिक और पौराणिक साहित्य से लिए गए। माना कि ये प्रसंग और पात्र पौराणिक साहित्य से लिए, इसके आधार पर पहला राजा इस नाटक को पौराणिक भी नहीं कहा जा सकता है। पृष्ठभूमि के कुछ अंश और कुछ सूत्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता की खुदाई से संबंध है। इसके आधार पर इसको ऐतिहासिक नाटक भी नहीं कहा जा सकता। कुछ संवाद नाटककार ने इसमें बोलचाल की भाषा में लिए है, गीतों पर लोक शैली की छाप है। इसके आधार पर इस नाटक को यथार्थवादी रचना भी नहीं ठहराया जा सकता। मतलब नाटककार ने स्पष्ट रूप से नाटक की भूमिका के भीतर यह स्पष्ट कर दिया कि पहला राजा ये नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक है, न यथार्थवादी है, पर इसकी कथा जो है वो महाराजा पृथु को ध्यान में रखते हुए, उपाख्यान को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। मतलब कथा ली पौराणिक और चित्रण किया है आज की आधुनिक समस्याओं का। इस नाटक में जो कथा वस्तु बताई गई है, कथा वस्तु की शुरुआत इस तरह की है। सुनीता ये पात्र है,
अपने पुत्र वेणु के अत्याचारी और निरंकुश हो जाने पर अपमानित होकर वेणु का पिता अंग, अब यहां पात्र कौन कौन हुए? सुनीता, वेणु और वेणु के पिता अंग, ये रातों रात ब्रह्मावर्त छोड़कर हिमालय में त्रिगर्त के जंगलों में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वेणु जो था ये अत्याचारी और निरंकुश राजा हो गया था। उसके अत्याचारों से क्षुब्ध होकर मुनि अपने मंत्रों, हुंकारों और मंत्रपुत कुशा के प्रहारों से वेणु को मार देते हैं। अब जो अन्यायी, अत्याचारी और निरंकुश राजा है, उसका दमन किसी न किसी रूप में, कोई न कोई किसी अवतार के रूप में ग्रहण करके उसका दमन हो ही जाता है, नष्ट हो जाता है। वैसे ही इस वेणु को मुनियों ने अपने मंत्रों, हुंकारों और मंत्रपुत कुशा के प्रहारों से उसको मार दिया। सुनीता जो वेणु की मां है, वह वेणु के शव को किसी प्रकार का लेप उसके शव को लगाकर उसको सुरक्षित रखती है और मृत्यु लोक के देवताओं से अपने पुत्र का प्राण वो वापस मांगती है। पुराणों में हमें पता है सावित्री ने अपने पति के प्राण मांगे थे। वैसे ये सुनीता, उसे पता है कि उसका लड़का अन्यायी, अत्याचारी, निरंकुश था, पर फिर भी उसके शव को विशिष्ट प्रकार का लेप देकर वह सुरक्षित रखती है और अपने पुत्र के प्राण वो मृत्यु लोक के देवताओं से वापस मांगती है। अत्रि, गर्ग और शुक्राचार्य ये सब मुनि हैं। ये सब मुनि क्या करते हैं? सुनीता के पास जाते हैं और सुनीता के पास जाकर वेणु के शव को मांगते हैं, जिस शव को उसने विशिष्ट प्रकार का लेप लगाकर रखा है। अत्रि, गर्ग और शुक्राचार्य उस शव को मांगते और मांगकर उसकी दाहिनी जंघा और दाहिनी भुजा का मंथन करते हैं। और जब दाहिनी जंघा का मंथन होता है तो उस मंथन से भयंकर मुखौटा युक्त, जले हुए खंभों के रंग के समान लाल क्रूर आंखों वाला जंघा पुत्र निषाद और दाहिनी भुजा के मंथन से देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पुत्र पृथु का आविर्भाव होता है। मतलब पृथु का जो आविर्भाव हुआ है, वो पृथु का आविर्भाव वेणु के शव के मथने से उसका आविर्भाव हुआ है। और पृथु का जब आविर्भाव हो जाता है तो मुनि धर्म और कर्मनिष्ठ पहले राजा के रूप में उसको घोषित करते हैं और उसकी सहायता के लिए मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। अब ये जो निर्माण करने वाले हैं अत्रि, गर्ग, शुक्राचार्य, ये सब उस मंत्रिमंडल के भीतर आते हैं, जिसमें शुक्राचार्य पुरोहित, मंत्री गर्ग ज्योतिष मंत्री और अत्रि अमात्य बनाए जाते हैं। किंतु इसी अवसर पर मित्र कवश पृथु का विचार विरोध स्पष्ट होता है। साथ ही पूर्व प्रेमिका उर्वी से पृथु का विछोह अर्थात विरह और अप्सरा कन्या अर्चना से मिलन होता है। ये जो पृथु राजा है, वो पृथु राजा अपने पराक्रम से ब्रह्मावर्त की धरती को डाकुओं से मुक्त कर देता है। कुछ दिनों के बाद धरती सूख जाती है, उसके राज्य में अकाल पड़ जाता है। अकाल होने के कारण धरती अन्न और जल से रहित हो जाती है और पृथु को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि धरती ने जानबूझकर अन्न जल अपने अंदर छिपा लिया है। किंतु दासी पुत्र निषाद कवश अपने परिश्रम से सरस्वती को पयस्विनी बना लेता है और इसी बीच धरती की प्रतीक उर्वी द्वारा पृथु को ज्ञात होता है कि मनुष्य कर्म और विवेक से शून्य हो गया है
और जब मनुष्य कर्म और विवेक से शून्य हो जाता है तो उस समय बड़ा हाहाकार निर्माण हो जाता है। इसलिए धरती अपने निहित पदार्थों को नहीं देती है। और उर्वी पृथु से इस संबंध में वो कहती है कि धरती माँ ने कहा होगा मैं गौ हूं, गाय हूं, लेकिन मुझे दोने वाला कौन है, और मेरे योग्य बछड़ा और दोहन पात्र जिसमें मेरे दूध की धारा एकत्र हो। तुम राजा हो, प्रजा के नेता हो, तुम्हारा पुरुषार्थ सिर्फ युद्ध और संघर्ष में ही तो नहीं है। मैं वसुंधरा हूं, मुझे धोकर अभिष्ट वस्तु को निकालने में भी तुम्हारा पुरुषार्थ है और तुम्हारी प्रजा का धर्म है। ऐसा जब उर्वी पृथु से कहती है उस समय वह पृथु राजा जागृत हो जाता है और वो उर्वी ये भी कहती कि तुम आर्य कुल के पहले राजा हो। हे राजन, कर्मा पुरुष बनो, अपने कर्म को ध्यान में रखो। और जब अकाल के कारण पृथ्वी से जल अन्न सब चला गया था, सरस्वती को पयस्विनी बनाने के पश्चात उर्वी ने पृथु को ये सारी बातें बताने के पश्चात सर्व कामा वसुंधरा का दोहन होता है। सभी प्रकार की वस्तुएं धरती से प्राप्त होती है और पृथु के नाम पर ही उसे नए नाम पृथ्वी से विभूषित किया जाता है। अब पुरुषार्थी राजा के हाथ में धनुष्य के स्थान पर कुदाल है। ब्रह्मावर्त की भूमि की काया पलट हो गई है। पृथु 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करता है। 99 पूरे हो जाते हैं। 100वां यज्ञ पूरा होने के लिए दृष्टद्वती की धारा को मोड़ने वाला बांध तैयार किया जा रहा है। शुक्राचार्य, अत्रि, गर्ग के षड्यंत्र से मजदूरों का अभाव पूरा नहीं हो पाता, कगार टूट जाता है, कवच और उर्वी बह जाते हैं। यदि उस समय 100 आदमी भी समय पर पहुंच जाते तो शायद बांध टूटने की नौबत ना आती। पृथु जड़ीभूत हो जाता है और कुदाली उसके हाथ से छिटक जाती है। मुनियों के कहने से अर्चना पृथु को पुनः शास्त्रों से सुसज्जित करती है और नाटक के अंत में पृथु का जो स्वगत कथन उसके हृदय की व्यथा और द्वंद्व को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से लेखक ने चित्रित किया है। इस नाटक में 13 प्रमुख और 8 गौण पात्र हैं। पृथु इस नाटक का नायक है। वो प्रथम अंक में पराक्रमी वीर श्रेष्ठ योद्धा और ऋषि मुनियों के रक्षक का रूप उसका है। द्वितीय अंक में प्रजा नायक का रूप और तृतीय अंक में कर्म पुरुष का रूप है। नाटक में सुनीता की भूमिका बहुत कम, शायद सबसे कम है, और कम होने के बावजूद भी वह एक शक्तिशाली चरित्र है। सुनीता अत्यंत संकल्पवान, दृढ़, स्वाभिमानी, व्यथित और प्रतिशोध की आग में जलती हुई नारी के साथ साथ करुण, कोमल, महत्वपूर्ण मां के रूप में भी चित्रित की गई है। सुनीता स्वाभिमानी है। जब अत्रि अन्य मुनियों द्वारा सहानुभूति प्रकट की जाती है तो उस समय वह स्पष्ट रूप से कह देती है, मैं आपके तरस की भिखारिनी नहीं हूं। अर्चना पृथु की पत्नी है। नाटक में अर्चना का प्रथम दर्शन उर्वी के साथ ही प्रथम अंक में होता है। वह ईर्ष्यालु पत्नी ही नहीं, निडर और साहसी नारी भी है। अर्चना में नाटककार ने प्रेयसी, पत्नी, रानी और नारी रूपों के विभिन्न रंग भरकर उसके चरित्र को सजीव बना दिया है। ये जो नाटक है, ये नाटक संवाद की दृष्टि से यह सफल रहा है। इसके संवाद रोचक, सुगठित एवं छोटे हैं। इस नाटक की आलोचना करते समय एक आलोचक ये कहते हैं कि इस नाटक की भाषा कबीर की पंचमेल खिचड़ी जैसी हो गई है। खिचड़ी जैसी इसलिए कि इसमें उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया है।
पहला राजा ये नाटक अभिनेता की दृष्टि से सफल रहा है। इस नाटक में प्रकाश व्यवस्था पर अधिक जोर दिया गया है। स्थल स्थल पर रंग निर्देश भी दी गए। जगदीश चंद्र माथुर जी ने ये जो नाटक लिखा है, इस नाटक को लिखने के पीछे उनकी जो मानसिकता रही है, भारत आजाद हो जाने के पश्चात हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उस समय हमारे देश की जो स्थिति थी, उस स्थिति से निपटने के लिए पहले राजा के रूप में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्थान दिया गया था। इस नाटक के भीतर भी नाटककार ने, जगदीश चंद्र माथुर जी ने, उसी बात को लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। इस दृष्टि से ये नाटक ऐतिहासिक, पौराणिक या यथार्थवादी, तीनों तो नहीं कह सकते, पर इसकी कथा वस्तु का आधार पौराणिक लिया गया है और आज की समस्या को इसमें चित्रित किया गया है। इस तरह जगदीश चंद्र माथुर जी का द्वारा लिखा गया ये नाटक पहला राजा, इसको हम यहाँ पर समाप्त